आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. Thank God, and I think I must this thing to the God. In last 8 years, this country has not seen any terrorist this thing except Jammu and Kashmir, which has been this thing of a proxy war. So it's a different type of a proxy war. Just before that, say between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this whole range of this, Bangalore, Ahmedabad, and other. What was the whole range of this thing the country was being this way? If we were not firm, if we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace at any terms. जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर लेके आया हूँ अजीत डोभाल सर के दिए हुए इंटरव्यू के बाद होने वाले पाकिस्तान में बवाल को, क्योंकि वहाँ के मीडिया में यह न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड हो गई है कि इंडिया अब कोई भी काम करेगा तो वो अपने टर्म्स पे करेगा, चाहे वो पीस से संबंधित हो, चाहे टेररिज्म के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हो। पाकिस्तान के पुराने एम्बेसडर और वहाँ की पत्रकार आलिया शाह के बीच की बातचीत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें कि पाकिस्तान के अब्दुल बासित का चेहरा उतरा हुआ है और वो डरे हुए महसूस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा था वो कैसे अजीत डोभाल से डरे हुए थे, और इस इंटरव्यू में तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब भारत से डरने का समय आ गया है, क्योंकि अब भारत किसी को अपने टर्म्स पे किसी भी देश को झुका सकता है। इसके बाद आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा पत्रकार जो हैं पाकिस्तान के, उनके बीच की बातचीत, जिसमें कि मेजर गौरव आर्या ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि अजीत डोभाल क्या कहना चाहते हैं और पाकिस्तान को इसको कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे हम पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि मिस्टर अजीत डोभाल की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो पीसफुल अपने रखना चाहते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर ऐसी बात है तो फिर किगली में जो कॉन्फ्रेंस हुई, एक समिट हुई, उसमें हमारी तरफ से भी लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से भी लोग मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर क्यों इस पे डेवलपमेंट नहीं हुई या कोई बातचीत क्यों नहीं हुई वहां? देखिए, जहां तक अजीत डोभाल साहब का ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन जब पाकिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब जंग होगी या अमन होगा वो हमारी टर्म्स पे होगा। तो ये बात उन्होंने बड़ी जोर देकर कही कि वो हम बताएंगे कि पीस किन टर्म्स पे हो सकता है और जंग किन टर्म्स पे होगी। तो ये बड़ा खतरनाक बयान है एक लिहाज से, और इसमें मुझे तो कंसर्न है कि मतलब अब उनकी टर्म्स क्या हैं। उनकी टर्म्स तो यही हैं कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है वो हमें वापस कीजिए, वो तो हमारे इलाके हैं और आप उस पर काबिज हैं। उनकी टर्म्स तो ये हैं। अब आप उस पर जो है एग्री कर जाएं तो ठीक है, वरना तो अब मैं उसके बारे में क्या कह सकता। लेकिन अजीत डोभाल ने कोई मस्बत बयान नहीं दिया, उनके बयान में एक किस्म का थ्रेट था। तो दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्लान। हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं है। हम जो है फिर एंड स्टार्ट्स में खेलते हैं, इनकोहेरेंट हैं, एक दिन सो जाते हैं फिर अगले दिन जागते हैं। इस तरह सफारतकारी नहीं होती। इस तरह मैंने शुरू में कहा कि सफारतकारी कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को जारी रखना पड़ता है और बड़ी जान मारनी पड़ती है। तब कहीं जाके आप कुछ नताइज अखज़ कर सकते हैं। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें पाकिस्तान के रिलेटेड भी एक बात थी। और वो जो उन्होंने बात की दैट वाज के जी अमन के हवाले से पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना अमन का फैसला हम करेंगे।
कि कब करना है, किससे करना है, कितना करना है। तो इसका क्या मतलब हमें लेना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट दोवल साहब ने दी, दैट वाज अ टफ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको भी ऐसे ही लगता है इस हवाले से कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है या जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम सोच रहा है, दैट इज नॉट थिंकिंग कि चीजें नॉर्मलाइज होने जा रही हैं, इट मीन्स के चीजें मेस्ड अप हैं, और जिस तरह इंडिया समझ रहा है कि हमारा जो ऊपर एज है इस वक्त इन टॉक्स और पाकिस्तान के ऊपर शायद, तो वो मेंटेन रहेगा। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे और अनर्थ करेंगे? आपको शायद पता नहीं, पता डोवाल साहब पाकिस्तान रह चुके हैं कई साल। लाहौर में रहे। हाँ जी, उन्होंने रिक्शा चलाया था लाहौर में। ही वाज रिक्शा चलाते थे लाहौर में, और मस्जिद भी जाते थे, बड़े मस्जिद लाहौर में नमाज पढ़ने के लिए। ही हैज स्टेड अंडर कवर इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के बस स्टैंड्स, उनके रिक्शा, उनके कैंट के बाहर वाले एरिया, कैंट के अंदर वाले एरिया, ये सब उनके मतलब ही अंडरस्टैंड्स सोशल पाकिस्तान। तो अगर आप ओवरऑल देखें, मैं डोवाल साहब की जो चीज है जो उन्होंने बोली, उनके बयान का ना एक हिस्ट्री है। उसको जारहाना बयान की तरह ना देखा जाए, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। हर समय पाकिस्तान हैज डिक्टेटेड कि कब जंग होगी और कब अमन होगा। तो क्या है कि इंडिया को हर समय ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है, पाकिस्तान जंग छेड़ देता है। जब पाकिस्तान का मन चाहता है, पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 FIR फाइल हो चुके हैं। पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल FIR अगेंस्ट 26/11। वो पाकिस्तान के अंदर के FIR है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है, पाकिस्तान जंग छेड़ देता है। जब पाकिस्तान की मर्जी होती है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चीमा साहब बेसिकली चीमा साहब कहने की बात यह है कि अंडर द डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन, और यू कैन कॉल इट द डोवाल डॉक्ट्रिन ऑल्सो, आप उसको डोवाल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं, आप उसको डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। इंडिया, उसके मतलब कई सारे हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो बेटर देन मी व्हाट इट स्टैंड, यू हैव डन अ स्टडी ऑन इट। उसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है, उसका एक इमोशनल और मेंटल साइड भी है, और उसका मेंटल साइड ये भी है कि इनिशिएटिव विल नो लॉन्गर बी विद पाकिस्तान। एक उसका जो वो है, वो ये है कि इनिशिएटिव आज तक पाकिस्तान ने लिया। 1947-48 की बात करें जंग की, मेजर जनरल अकबर खान साहब की मैंने किताब का आपको हवाला दिया है, या फिर हम बात करें 65 वॉर की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान साहब की, मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवाला दिया है, मैंने 1971 ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तान मिलिट्री आर्काइव्स की का हवाला दिया है आपको, और जो हमारे चौथी लड़ाई थी कारगिल की, उसमें इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का मैंने हवाला आपको दिया। दिस इज वेयर द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स अप एंड सेज दैट यू, अब जब मन चाहे पाकिस्तान बोले कि अमन होगा, फिर किसी का मूड खराब हो, वो चाहे वो पॉलिटिशियन और मिलिट्री, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं मानता हूं कि जेन्युइनली वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर, जेन्युइनली बुलाया था, सच्चे दिल से बुलाया था मियां साहब ने। उनके मन, मैं ये मानता हूं एज एन इंडियन कि मियां साहब के मन में कोई मैल नहीं था, लेकिन पीछे से गेम हुआ जो भी हुआ। और आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है चीमा साहब, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। वहां पे वाजपेयी जी आए थे, यू नो, ही केम देयर। तो जो पाकिस्तान में बड़ा एक शिकायत है कि इंडिया ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो शिकायत भी दूर करने आए थे कि जनाब हम कौन होते हैं तस्लीम करने ना करने वाले, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। Who are we to say that we recognize or don't recognize? Pakistan is a reality and the world recognizes it, so India also recognizes it. लेकिन ये सब चीजें हुई, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चीमा साहब, कि नाउ वी विल डिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग, फॉर 70 years पाकिस्तान हैज डिसाइडेड दैट जंग कब होगी, अमन कब होगा, बट नाउ वी हैव हैड इनफ, नाउ इंडिया विल डिसाइड। तो जो NSA साहब ने बात करी थी, ही स्पोक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए 1947 ईस्वी में, जबकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित करने की कोशिश की और 14 अगस्त को वह
3 साल अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद 14 अगस्त को उसने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अब धोखाधड़ी की हदें पार कर दी जब 1947 ईस्वी में उसने कश्मीर में लड़ाई छेड़ी। फिर उसने 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। फिर 1971 में भारत पे पहले हवाई हमला करके युद्ध घोषणा की शुरुआत की पाकिस्तान ने, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया पाकिस्तान के चंगुल से। फिर 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान गए और वहाँ मीनारे पाकिस्तान पे अपना भाषण दिया, और उसी समय पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भोंका और कारगिल युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उसने यह बोला कि कश्मीर में लड़ने वाले जितने भी सिपाही हैं वो सभी मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, और कारगिल पहाड़ पे कब्ज़ा कर लिया, जिसे भारत ने 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में उसे आज़ाद करवाया। ये युद्ध तो वो युद्ध है जिसमें पाकिस्तान सीधे रूप से शामिल था, पर अभी भी भारत में प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि निरंतर रूप से कितने ही टेररिस्ट तैयार करता है और आज वो टेररिस्ट की खेती करने लगा है। और भारत ही नहीं, इससे पूरी दुनिया पीड़ित है, और जहाँ कहीं भी टेररिस्ट हमला होता है उसके कहीं न कहीं से लिंक पाकिस्तान से मिले होते हैं। आपने कितने ही असंख्य बार सुना होगा कि कोई भी टेररिस्ट पकड़ा गया है उसका कहीं न कहीं से लिंक पाकिस्तान से जुड़ा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन गई है जो किसी से भी पैसा लेकर किसी के लिए भी युद्ध कर लेती है, चाहे उसकी सेना हो या चाहे वहाँ के लोग। मैं सभी पाकिस्तानी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो गरीब हैं और जो मजबूर हैं, जो यह भी नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो उनको ये टेररिस्ट रूप में भर्ती करते हैं और दूसरे देशों में हमला करने के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो उसे कुछ पैसे देकर उनकी स्थिति को सुधारने का वादा करते हैं, और नहीं तो अब जन्नत में 70 हूरों का सपना दिखाते हैं।